और उनकी और मेरी मुलाकात जो है वो इत्तेफाक से अनारकली की वजह से हुई थी। मैं एक तरीके से बाय बर्थ ही टीचर हूँ। रिस्क के पीछे भाग रहे होते हैं हम कि हम ये नौकरी कर लेंगे तो रोजी आ जाएगी ये नौकरी। हाँ। मुझे लगा कि ईमानदारी जो है ना वो उसी में आती है जो टीचर होता है। टीचिंग इसलिए करनी है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, सैलरी लेनी है और फिर बच्चों का सत्यानाश करना है। एक छोटा सा स्कूल था, वहां पर मैंने 500 रुपए सैलरी पर वो स्कूल मैंने ज्वाइन कर लिया। और मुझे लगता था कि मैं इतना होशियार और इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं ना किसी को नहीं पता था कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। 10,000 रुपए खर्च करके फेल होने आया था यार। सही। ये जो अगर हमारे पास 2-4 अल्फाज हैं तो क्यों ना हम ये गरीब बच्चों को दें। मैंने जो पहली फीस रखी थी वो 150 रुपए रखी थी, वैसे 25% मेरा है, बाकी मुझे अल्लाह ताला को वापस देना है। तो रास्ता हमने चुनना है, हराम का चुने या हलाल का चुने। अच्छा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स हमेशा बच्चों को बहुत ही डरावने सब्जेक्ट लगते हैं। मैंने सैनाब साइन का नाम रख दिया पागल है। अच्छा। हे से परपेंडिकुलर, हे से हाइपोटेन्यूज और कोस बुद्धू है और 10 पक्का बुद्धू। 10 पक्का बुद्धू है। पर मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा फिजिक्स टीचर के साथ ऐसा फनी इंटरव्यू करूंगा। मुझे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें फीस मिलती है, हमारे टीचर्स लाखों कमा रहे हैं। तो आरजे के तौर पे फिर मैंने सर्च किया तो सरफराज से मेरे सामने आया, फिर मैं सरफराज से मेरी मुलाकात हुई। अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना सरफराज और बच्चा बोर हो रहा है, हाँ, तो फिर आप बहुत बड़े मुजरिम हैं। Hi guys, my name is RJ Noor and today's podcast is very lovely because I have a very lovely guest with me today and और उनकी और मेरी मुलाकात जो है वो इत्तेफाक से अनारकली की वजह से हुई थी। और अनारकली कौन है वो तो आपको आगे जाके पता चलेगा कि अनारकली का क्या वाक़या था। लेकिन क्या कहूँ उनके बारे में, ये कुछ होते हैं ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो अल्फाज के मोहताज नहीं होती, अल्फाज उनके सामने मध्यम पड़ जाते हैं, वो इंग्लिश में इनएफेबल पर्सनैलिटीज़ कहलाती हैं। तो हमारे यहाँ मुआशरे में ये रुझान है कि हम या तो टीचर बाय चॉइस होते हैं या फिर टीचर बाय चांस होते हैं। लेकिन टीचर बाय चांस तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो एम्प्लॉई होते हैं, बेसिकली सिर्फ वो गवर्नमेंट की जॉब करते हैं और कमाते हैं। लेकिन टीचर बाय चॉइस जो है वो बहुत ही कम होते हैं, जिनका मेन मकसद ये होता है कि लोगों को कुछ सिखाना। ये जो पैगम्बराना पेशा है उनको आगे चल के लोगों के लिए नफ़ा बख्श कर देना। और ऐसी ही पर्सनैलिटीज़ हमारे पास भी आज मौजूद है। और ही इज़ ऑल द वे फ्रॉम टंडो LIR एंड बेसिकली ही इज़ अ फिज़िक्स टीचर एंड मैथमेटिक्स टीचर। सो प्लीज़ वेलकम सर राहिल कमर। हाउ आर यू सर? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया। ये सारे गेस्ट ऐसे ही कहते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये पहले तो ये बताएं कि ये जो आपकी और मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो उसमें आपने मुझे मैसेज किया था राहिल के नाम से, कि कैसे हुआ? राहिल किसने रखा? और राहिल का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ का नाम था राहिल मेरे ख्याल से, तो आपका कैसे हुआ राहिल कमर? असल में राहिल जो है वो एक लैंग्वेज में नहीं है बल्कि 2-3 लैंग्वेज में, इब्रानी में भी है। अच्छा। उसमें राहिल के जो मायने हैं वो है मुसाफिर। अच्छा। तो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई व्हाट्स द मीन ऑफ द राहिल कमर? हाँ। तो मैं कहता हूँ कि ट्रेवलर ऑफ द मून। कमर मतलब वो मून। दिस इज माय नेम एंड दिस इज माय एम। दिस इज माय नेम एंड दिस इज माय ये मेरा मकसद भी है कि मतलब अपनी जिंदगी को और अपनी शख्सियत को इतना निखारूं कि मैं मतलब ऐसा लगे कि चांद की तरह मैं चमकूं, क्योंकि मेरे वालिद साहब का नाम कमरुल इस्लाम था। अच्छा। यानी इस्लाम का चांद। अच्छा। तो फिर मेरा नाम राहिल रख दिया गया। तो मुसाफिर कहाँ तक है? चांद का। चले, तो आपका ये सफ़र जो मुसाफिर हैं आपको, आपने सफ़र ये स्टार्ट तो किया होगा, कहीं से तो किया होगा और किसी ने तो इंस्पायर किया होगा कि आप जो है वो टीचर बनना क्यों चाहते थे? जैसे आपने अभी बताया कि मैं एक तरीके से बाय बर्थ ही टीचर हूँ। अच्छा, कैसे? वजह यह है कि मेरे जो नाना थे वो भी टीचर थे, वो अच्छा। हेडमास्टर थे, हिंदुस्तान में भी वो टीचर ही रहे थे। हम लोग अच्छा, वो हिंदुस्तान से थे? जी 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 बिल्कुल। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब जो थे वो भी टीचर थे और वो भी बाय चॉइस टीचर बने थे, उन्हें शौक था टीचिंग का। और वो फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो वो उस वक्त HM थे टंडोलियार प्रोविंशियल हाई स्कूल के अंदर। अच्छा। फिर मेरे बड़े भाई जो हैं वो भी टीचर हैं, उनसे छोटे भाई भी टीचर हैं मेरे। तो एक कुदरती ये था कि मैंने बस ये सोचा था कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा और उसके बाद मैंने टीचर बनना है। अच्छा। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि रोजी को हम लोग तलाश कर रहे होते हैं ना, कि हमें मतलब रिस्क के पीछे भाग रहे होते हैं हम कि हम ये नौकरी कर लेंगे तो रोजी आ जाएगी ये नौकरी। आमतौर पे लेकिन हम लोग सोचते नहीं कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जब हम जो जिस तरह से हमें अल्लाह ताला ने रोजी देनी होती है ना, तो हमारे दिमाग में वो वसअतें पैदा कर देता है। सही। तो मुझे शुरू से शौक था कि मैं टीचर बनूं। मुझे अच्छा लगता था कि मैं लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताऊं। मैं किताबों में से जैसे जनरल नॉलेज वगैरह इकट्ठी करता था, फिर मैं अपने घर वालों को बताता था, आपको पता है इसका मतलब क्या है, आपको पता है कैसे हुआ है।
तो और अपने वालिद को जब मैं देखता था और जब उनकी एक पर्सनैलिटी देखता था, बीइंग अ टीचर, हाँ, एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक थे वो, हाँ, बड़े ईमानदार थे। हाँ, उनकी ईमानदारी की सिर्फ मैं ये मिसाल देना चाहूँगा कि जिस वक़्त वो रिटायर तो नहीं हो सके, उनसे 15 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया था, तो उनके पास एक छोटी-सी पेंसिल थी, अच्छा, एक रबर था और एक शार्पनर था और एक छोटा-सा पैड था उसमें पैड ना। वगैरह था, हाँ, तो जब इंतकाल से पहले वो उन्होंने भाई के हवाले किया कि ये मैं घर पे बैठ के काम कर रहा था सारा, क्योंकि मैं बीमार हूँ, उनके किडनीज़ वगैरह फेल हो गई थी। तो वो उन्होंने कहा कि दोबारा आप इसको हाई स्कूल पहुँचा दीजिएगा, ये उनकी अमानत है। तो मैंने सोचा कि जब मुझे लगा कि ईमानदारी जो है ना वो उसी में आती है जो टीचर होता है। टीचर होता है, सही, तो बस फिर वहाँ से एक शौक पैदा हुआ कि मैंने टीचिंग करनी है और बस मैं इंतज़ार कर रहा था कि बस मैं जल्दी से मैट्रिक करूँ तो मैं पढ़ाने लग जाऊँगा, जल्दी मुझे से ये लगता था। हाँ, बड़ा हो जाऊँ। तो बस फिर वो ऐसा हुआ कि मैट्रिक के बाद ही मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए। अच्छा, अच्छा 9th और 10th को जो मैंने पढ़ा वो मैंने इसलिए नहीं पढ़ा कि मुझे पास होना है, मैंने इसलिए पढ़ा कि ये तो मुझे पढ़ाना है आगे जाके ना। या ग्रेड लेना है या इस तरह जी, से इस तरह का कुछ कोई मेरा नहीं था सीन कोई। नहीं मेरा बस ये था कि ये मैंने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से अपनी ग्रिप लेकर आनी है और फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा, अच्छा फिर कुदरती तौर पे ये सब चीज़ें थी ना तो बच्चे भी खुद ही आ गए पढ़ने के लिए और उनको मेरा समझ में भी आने लगा क्योंकि और रिश्तो देखते-देखते लिखा हुआ था तो वो ऐसे ही बिल्कुल। आना था। और फर्स्ट ईयर क्लास में जब मैं था तो मेरे पास तकरीबन 25 स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, मैट्रिक क्लास का अच्छा, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अच्छा। तो तो मुझे आप लगता पढ़ते भी थे और मैं साथ पढ़ाता साथ था। पढ़ाते जी, भी जी, थे, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हमारे यहाँ रुझान एक अलग है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है, जैसे आपने कहा कि भाई हमें टीचर ही बनना है या टीचिंग प्रोफेशन जी, से जी। हम हैं, तो जैसे मैंने अभी कहा कि बाय चॉइस होते हैं या बाय चांस होते हैं, तो हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि भाई टीचिंग इसलिए करनी है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, सैलरी लेनी है और फिर बच्चों का जी, सत्यानाश करना है। सही। लेकिन आपके जो एग्जाम्पल हैं वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, नहीं, आपने ऐसा खुद कुछ ही नहीं था। तो कैसे, मतलब आपने फर्स्ट ईयर कहाँ से ये शुरू किया? अपने घर से शुरू की टीचिंग या किसी एकेडमी में? शुरू में तो ऐसा हुआ कि मैं जब मैट्रिक क्लास में था या जब मैट्रिक में पास हो रहा था तो मेरे जो क्लास फेलोज़ थे, अक्सर दोस्त थे, तो वो कहते थे कि यार हम लोगों को मैथमेटिक्स सिखाना। तो मैं उनसे कहता था आप मेरे घर आ जाना, मैं आपको चाय भी पिलाऊँगा और मैथ भी सिखाऊँगा। अच्छा, तो जब मैंने उनको मैथमेटिक्स सिखाया तो उनमें से मेरा एक दोस्त था, उसका नाम ज़ोहेब फ़ारूक था, तो उसने मुझे कहा कि राहिल, जो तेरा तरीका है ना पढ़ाने का, कह रहा मुझे आज तक अपने टीचर का समझ में नहीं आया। सही। स्कूल में जिस तरह तूने मुझे समझाया है ना, हाँ, कह हाँ। रहा तू तो बहुत ज़बरदस्त टीचर है। तो वहाँ से मुझे फिर फ़ील हुआ कि जो मैं सोचता हूँ वो दिख भी रहा है। लोग बोल रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ। रिजल्ट दे रहे जी, हैं, जी। हाँ। तो फिर ऐसा था कि मैं जब सेकेंडरी क्लास तक तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाता रहा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, अपने ही घर पे? अपने ही घर पर। अच्छा, और इंटर करते ही फिर मैंने क्या किया कि एक छोटा-सा स्कूल था, वहाँ पर मैंने ₹500 सैलरी पर वो अच्छा। स्कूल मैंने जॉइन कर लिया। ये कब की बात है? ये तकरीबन 2004 या 2003 की अच्छा, बात है, तब की 2004-5 बात, की हाँ, बात है। बहुत तो उस वक़्त लीस्ट मैं पेड थे। मतलब स्कूल्स में गया कि भाई मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो सबने कहा कि आप तो बहुत छोटे हो, आपको हम कैसे रख सकते हैं? हाँ, तो फिर एक गली का एक स्कूल था, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम आपको रख लेंगे, हम जानते हैं आपको, आप पढ़ाते हो, आप पढ़ाते हो, लेकिन हाँ, हम आपको ₹500 देंगे। हाँ। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ से फिर मैंने बाकायदा बच्चों को बैठकर जो बोर्ड पे पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे पास बोर्ड वगैरह नहीं था, तो वहाँ से मैंने फिर शुरू किया और देखते ही देखते फिर तो मैं वहाँ पे वायरल हो गया। जिस वक़्त मैं वायरल का लोगों को मतलब नहीं पता था, तो मैं उस वक़्त में उस वायरल हो वक़्त गया था वायरल हो गया, छोटा-सा अपने आजकल तो मोहल्ले में। यूट्यूब का वायरल हो जी, गया, जी, जी। हाँ। ठीक, ठीक। लेकिन हम आमतौर पे ये समझा जाता है कि हम कुछ करेंगे तो फिर हमें स्कूल हायर करेगा, हम कुछ करेंगे तो कंपनी हायर करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप कुछ बन जाएँ, जैसे आप कह रहे थे कि वो आपको जानते थे कि भाई हाँ, आप पढ़ाते हैं इसलिए हम आपको हायर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये फिज़िक्स और मैथमेटिक्स आप पढ़ाते हैं, जी, लेकिन जी। फिर एमबीए कैसे? मेरा इरादा था फिज़िक्स में या मैथमेटिक्स में जाने का, अच्छा, यूनिवर्सिटी में। अच्छा, और मुझे लगता था कि मैं इतना होशियार और इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ मैं ना, अच्छा। तो मैं ये टेस्ट वगैरह क्वालीफाई, अच्छा हर चीज़ नई जो आती है ना उसके बारे में पहले मैं ये सोच लेता हूँ कि शायद मैं नहीं कर पाऊँ। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं, जैसे एक होता है ना कि हर इंसान सोचता है कि नहीं यार मुझे तो इसमें पोजीशन लेनी है। मुझे लगता है कि इससे हमारी अगर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाए ना तो फिर हमें नाउमीदी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं हमेशा नीचे से सोचता था कि नहीं यार मुझे यहाँ, तो मैंने क्या किया कि मुझे था कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में मुझे जाना है, तो मैं सबसे ऊपर रखता हूँ बीबीए। अच्छा, उसमें तो मेरा होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। वो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट था उस हाँ, जमाने में। तो हाँ। मैंने कहा कि वो मुझे गिरा के फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में ले आएंगे। मैंने 3 लेके ही सब्जेक्ट आएंगे रखे। वैसे ही। चले। अच्छा जब टेस्ट हुआ, हाँ, तो टेस्ट के बाद पता चला कि मेरा तो बीबीए डिपार्टमेंट में हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं नीचे कैसे आऊँ। फिर मैं डिफरेंट अपने जो मुख्तलिफ असातिज़ा कराम थे उनके पास में गया मशवरे के लिए, जिसके पास जाता कि सर मेरा तो बीबीए में हो गया, मुझे मैथ्स में जाना है। वो कहते बीबीए, ये तो यूनिवर्सिटी का बादशाह है और तुम्हें हाँ। तो जबरदस्त ये हो। मेरा भी सीना जो है ना वो
भूल गया कि जनाब पता नहीं मुझे तो क्या मिल गया, हाँ। और मैं फिर बीबीए में चला गया। तो मैंने कहा यार ये मैं कहाँ गया, लेकिन फिर मुझे ये था कि अगर मैं वापस घर गया तो घर वालों से मैंने कभी भी कोई मशवरा नहीं किया सही से, मैं डिसीजन अपने खुद लेता था एजुकेशन में, और ये उनकी मेरे ऊपर बड़ा एक एहसान है कि वो इस पे मुझे रोक टोक नहीं करते थे। वो कहते थे आपको जो करना है आप खुद करें। तो मैंने कहा कि शायद मुझे घर वाले ये नहीं कहें कि तुझे डिसीजन लेना नहीं आता, तो मैंने कहा मैंने पढ़ना है इसको। फिर मैंने उसको अच्छे तरीके से पढ़ा, बीबीए को, फिर 1 साल का एमबीए होता था उस जमाने में, वो भी मैंने कर लिया। अच्छा। उसके बाद फिर मैं आया तो फिर उसके बाद मैंने स्कूलिंग ज्वाइन की, और वहाँ फिर मैंने दोबारा फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। उसमें फिर ये हुआ कि मेरे पास फर्स्ट इंटर के बच्चे भी आने लग गए, किसी को नहीं पता था कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि अभी क्वालिफिकेशन ज्यादा हो गई तो फर्स्ट ईयर इंटर। जी, उनको नहीं पता था कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करके आया हूँ। वो कहते थे सर फिजिक्स तो बहुत अच्छी है आपकी। हाँ। और मुझे स्पेशली कॉलेज में भी मिल गया था जॉब वहाँ पे कि भाई मैंने यहाँ पे पढ़ाना है। फिर मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि अब जब तुम आ ही गए हो इसमें तो तुम इसमें दोबारा कर लो कुछ। तो फिर मैंने क्या किया, कॉलेज साइड से बीएससी करके दोबारा अप्लाई किया। उस वक्त फिजिक्स की एक ही सीट थी। अच्छा। तो मुझे लगा कि अप्लाई करने में क्या हर्ज है, मैथमेटिक्स में गिराएंगे मुझे, दोनों रख देता हूँ। इत्तेफाक से फिर मेरा फिजिक्स में हो गया। और फिर मैंने बाकायदा फिजिक्स को अच्छे तरीके से एमएससी किया। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने क्या कहते हैं, एक दफा मैं स्कूल में, अच्छा उसका फायदा मुझे ये हुआ कि मुझे 3 स्कूल्स में मुझे एज अ विजिटिंग टीचर रख लिया। अच्छा। कि हमारे पास भी आ जाए, हमारे पास भी आ जाए, हमारे पास भी आ जाए फिजिक्स के लिए। अच्छा। और मैं ज्वाइन करता रहा। मैंने कहा ठीक है मुझे तो फिजिक्स ही पढ़ानी है। फर्स्ट इंटर की तो 6 पीरियड मेरे इस तरह हो जाते थे। तो मेरा एक दोस्त है वो क्लास में खड़ा हुआ तो मोबाइल यूज कर रहा था, तो मुझे ये थोड़ा सा नागवार गुजरी बात ना, तो मैंने उसको कहा कि क्लास में खड़े होकर मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। दरवाजे पे खड़ा था, कहता मैं अप्लाई कर रहा हूँ फेडरल में एजुकेशन के अंदर, वो इंग्लिश का स्टूडेंट था। अच्छा। तो मैंने मजाक में कहा मेरा भी अप्लाई कर दो, और कह के मैं अपनी क्लास में चला गया। उसने वाकई मेरा अप्लाई करना शुरू कर दिया। मैं घर आया दोपहर के टाइम, उसकी कॉल आई, मैं सो रहा था हालांकि, कहा कि भाई आप अपनी डिटेल भेजें मुझे सारी ना। अच्छा सही। तो मैंने उसे सारी डिटेल भेज दी, और क्या कहते हैं उसने क्या करा, फेसबुक पे मेरी एक तस्वीर थी, मैं यूं करके बैठा था। हाँ। वो जो प्रोफाइल पिक्स होती थी उस जमाने में, वो उसने वहां से उसका स्क्रीनशॉट लेके वो मुझे अप्लाई करवा दिया खुद। वहां से फिर एक लेटर आया खाकी फेडरल से कि भाई आप आके टेस्ट है आपका, आई बात कराची 3 तलवार। तो जाके मेरे टेस्ट, अच्छा मुझे ये था वहाँ मेरे कजन रहते थे कि घूमूंगा फिरूंगा, रात में हम घूमेंगे, इम्तियाज वगैरह जाएंगे, कुछ खा पी कर वापस आ जाएंगे, और टेस्ट दे दूंगा। बड़ा रिलैक्स होके मैं गया। अच्छा टेस्ट देकर आ गया, और कुछ दिन में फिर एक लेटर आया कि भाई कांग्रेचुलेशन आप पास हो गए। सही है। अब इंटरव्यू में आ जाए आप। वो 6 महीने का प्रोसेस चलता रहा। मैं वहाँ पर इंटरव्यू के लिए गया, तो फिर ये था कि चले फिर घूमने फिरने का मौका मिल गया। कजन को फोन कर दिया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, चलेंगे रात घूमेंगे फिरेंगे। इंटरव्यू में जाके मैं रिलैक्स था, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी ना, तो जहन पे कुछ हावी नहीं था। वो जो पूछते गए मुझसे, डेमो वगैरह लिया, जो भी कुछ था जो फेडरल में होता है। तो कुछ दिन में एक लेटर आता है कि कांग्रेचुलेशन, आप क्वालिफाइड कर चुके हैं, और आपकी अपॉइंटमेंट लेटर आपका मेरे पास आ चुका था, और कहा कि भाई आपकी रावलपिंडी के अंदर ज्वाइनिंग है। अच्छा, तो आप टंडवालार से रावलपिंडी गए? जी, मैं सब कुछ छोड़ के चला गया, तीनों स्कूल छोड़ दिए, ट्यूशन सेंटर छोड़ दिया। उस जमाने में मेरे पास आखिरी मैट्रिक क्लास की जो आ रही थी ना, तो मैं छत पे पढ़ाता था। उस वक्त में मैथमेटिक्स और फिजिक्स सिर्फ मैट्रिक क्लास में होता था, 9th में नहीं था। तो 80 स्टूडेंट्स का ग्रुप था जो मैं छोड़ के गया था, और 1000 रुपए फीस थी। 80,000 तो सिर्फ मैं 1.5 घंटे के कमा रहा था मैं, वो भी घर के बिल्कुल। और जब मैं वहाँ गया तो 28,310 रुपए मेरी सैलरी जब मेरे हाथ में आई फर्स्ट टाइम, तो मैंने कहा ये मैं झोली भर के कमाने वाला इंसान, मुझे पैसे दे दी, मैं करूंगा क्या इनका। और घर वालों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई अब तो गवर्नमेंट लग गई है, बड़ा मतलब अच्छा हो जाएगा ये सब कुछ। लेकिन फिर मुझे थोड़ा झटका लगा कि मैं तो पैसों में बहुत पीछे चला गया। अच्छा मुझे ये था कि अपने ऊपर एक छाप लगानी थी कि भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब है। अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा अल्लाह ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब लगे कि मैं गवर्नमेंट से गवर्नमेंट में जाऊँ, ऐसे छोड़ के नहीं भागूंगा। तो फिर वो यहाँ पे जीएसटी के उस जमाने में 2018 में टेस्ट वगैरह आए हुए थे, तो मैंने अप्लाई किया, और मैं रातों रात पिंडी से आया, यहाँ पर आया। सुबह टेस्ट दिया मैंने, दोबारा चला गया। 10,000 मेरा खर्चा आया इसमें। हालांकि उस जमाने पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ रही थी, अचानक पैसों का क्राइसिस आ गया। तो अब मैं सोचता हूँ जरा अल्लाह में पास हो जाऊँ, नहीं तो घर वाले बहुत तंग करेंगे कि तू 10,000 रुपए खर्च करके फेल होने आया था यार। तो मेरे दोस्त की कॉल आई कि जनाब आप पास हो गए, 60 मार्क्स आए आपके, 63 या 62 मार्क्स, मतलब पासिंग मार्क्स आ गए आपके। थोड़ी देर में फिर कॉल आई कि पास ही 6 लड़के हुए हैं सिर्फ। अच्छा, उसमें आप 15 सीटें जिसमें आप भी हो। मैंने कहा इसका मतलब है तो मैं पक्का में हो गया इसमें। तो फिर मैं यहाँ दोबारा टंडोलियार आ गया। कि हम लोग जब भी कोई चीज़ करने जाते हैं ना, तो पहले हम फोकस रखते हैं कि भाई हमें अर्निंग कितनी करनी है। लेकिन बहुत सारे जैसे आप हैं, आपको फोकस ये था कि भाई मुझे कंट्रीब्यूशन क्या करना है। पैसे तो आ जाएंगे, अल्लाह ताला देता है, ठीक है, पैसे तो वैसे भी आने हैं ना, उधर से कहीं से भी आ जाते हैं। लेकिन जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में थे
आपके पास तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी भी थी, लेकिन आप कंट्रीब्यूशन कोई नहीं दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको लगता है कि आप ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जी, ऐसा था कि जब मेरा सेंटर था ना, तो मैंने ये सोचा हुआ था कि मैंने हर क्लास के अंदर 3 से 5 बच्चे ना गरीब पढ़ाने हैं। ये जो अगर हमारे पास 2-4 अल्फाज हैं तो क्यों ना हम ये गरीब बच्चों को दें। तो अब हुआ ये कि मैंने शुरू से ये रखा कि मैंने जो पहली फीस रखी थी वो 150 रुपए रखी थी, अच्छा, ताकि गरीब बच्चा भी पढ़ ले और अमीर भी पढ़ ले आराम से, सारे पढ़ लें, किसी की afford भी करें। मतलब इज्जत नफ्स मजरू ना हो। तो उसको देखते देखते क्या हुआ कि मुझे एक क्लास अगर किसी के घर जाके पढ़ाना है तो 10,000 मिलते थे, मिलने हैं। मुझे वही 1 घंटे में 40,000 रुपए में कमाने लग गया, क्योंकि मेरी नीयत बहुत अच्छी थी। 40,000, अब 40 बच्चे बैठे हैं और 1000 रुपये मिसाल के तौर पर मैंने फीस रख दी, 40 बच्चों के 40,000 मेरे पास आ गए। यही घंटा मैं किसी के घर जाके देता तो मुझे तो कम पड़ने पैसे। और इसका फायदा ये हुआ कि गरीब का बच्चा भी पढ़ गया, अमीर का बच्चा भी पढ़ गया, और वो बच्चे भी पढ़ गए जिनके पास पैसे नहीं है। सही। फिर मैंने एक पॉलिसी और रखी, मैंने कहा कि सब बच्चे अपनी फीस किसी कागज में लपेट के देंगे या लिफाफे में देंगे, फीस मुझे दिखा के नहीं देंगे। नहीं दिखा के देंगे। उसका फायदा क्या था कि कुछ बेचारी माएँ मेरे पास ऐसी आती थी कि भाई हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है, आपके पास ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। तो मैं कहता था कि बाजी आपने ये करना है कि एक कागज के अंदर दूसरे कागज को लपेट के आपने मुझे देना है, और वो कागज मैंने अपने पास, नाम उस पर लिखा होता था, फीस लिखी, वो लिखा होता था नाम और क्लास। तो वो मैं इकट्ठे करके फिर बाद में रजिस्टर के अंदर में सारे नाम लिखता था। तो उसकी अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बरकत दी। और फिर मैंने क्या किया कि अपनी जितना भी मैं कमाता था उसमें से मेरा ये था कि इसमें से 25% मेरा है, बाकी मुझे अल्लाह ताला को वापस देना है। क्योंकि अगर आप ये तय कर लेना कि अल्लाह जो तू मुझे दे रहा है उसमें से मैं तेरा हिस्सा दोबारा से निकालूंगा ज्यादा वाला, और मैं कम रखूंगा, तो यकीन जाने सरफराज वो कम वाले में इतनी बरकत होगी जो सारे पैसों में भी नहीं हो रही। करोड़पति जो है ना वो भी भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। और 10,000 वाले करोड़पति इंसान अगर खैरात नहीं करता और एक 10,000 वाला खैरात करता है, इन दोनों का पता चलता है जब ये बिस्तर पे लेटता है। 10,000 वाले को सुकून की नींद आएगी, और करोड़पति वाला अभी भी पैसों के लिए परेशान होगा, मेरी इनकम, मेरी पेमेंट वहां फंसी हुई है, मेरी पेमेंट वहां फंसी हुई है, उधार भी मांग रहा होगा, कर्ज में भी फंसा हुआ होगा, अजीब व गरीब उसकी जिंदगी होगी। और यकीन करें आप देना नहीं करें, सुकून नहीं होगा, आना शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा। चले अब आपने अभी बात की अनप्रिविलेज्ड जो चिल्ड्रन है, तो वहाँ कौन से चैलेंजेस आपको कौन से फेस हुए, आपको कोई डिफिकल्टी हुई? क्योंकि आपने कोई एकेडमी में कोविड के दौरान कुछ बच्चे जो है ना वो फ्री में पढ़ाए थे। जी जी। तो उसमें आपका लॉस हुआ या क्या चैलेंजेस? उसमें तो मुझे बहुत ज्यादा, ये लॉस तो मैं नहीं कहूंगा, ऐसा हुआ था कि मेरी शादी हुई थी चैलेंजेस का 7 दिसंबर 2019 में। शादी पे आते हैं, ये सीक्रेट रखें। नहीं, मेरा मतलब ये बताने का। अच्छा ठीक हो गया। तो ऐसा था कि मैं वहां से रिजाइन देकर आया था फेडरल से, और मैंने यहाँ ज्वाइनिंग दे दी थी 3 जनवरी को। अच्छा ठीक है। अब सैलरी आपको पता है सिंध के अंदर सैलरी अचानक नहीं होती, 6-7 महीने बाद लगते हैं। में। और फरवरी में मेरी ट्रेनिंग थी पाइट के अंदर, मैं वहां से आया तो लॉकडाउन आ गया। अच्छा। अब लॉकडाउन में ट्यूशन लोगों को घर से निकलने की इजाजत नहीं थी, भाई आपने मतलब घर में रहना है। सैलरी मेरी वहां से खत्म हो गई, यहाँ से सैलरी शुरू नहीं हुई, ट्यूशन सेंटर सब खत्म। अब क्या था कि जो शादी हुई थी तो सलामी के पैसे आते ना, तो हमने उससे गुजारा किया। अच्छा, चल सही है, ये भी तो। और मैंने फिर क्या किया कि उस जमाने में आपने नोटिस किया होगा कि सबने ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो मेरा जो मकसद था यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का वो ये था कि मैं बच्चों को, लाजमी थोड़ी पैसा कमाने आपका मकसद थोड़ी है, आप उनको घर बैठे नॉलेज दें। और फिर मैंने फिजिक्स के लेक्चर्स स्टार्ट करे, फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कमर के नाम से मैंने एक चैनल बनाया। और वहां पर मैंने कहा ऐसी दुनिया बनाई जाए कोविड से जो पाक हो, फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कमर। चल सही है। दूसरा ये है कि मेरा एक ख्वाब था कि मैं मरने के बाद भी पढ़ाना चाहता हूँ। हमारी जिंदगियां कितनी है, हो सकता है मेरी 5 साल की हो, एक सांस का भी नहीं पता ना आपको, तो कितने साल की हमारी जिंदगी हो जाए। बिल्कुल। लेकिन ये है कि YouTube चैनल हो सकता है आगे तक चले और बच्चे उस पर पढ़ते रहे, तो ये तो कैसा होगा कि आप कब्र के अंदर हो और लोग आपसे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये जो एक इंस्पिरेशन है ना, ये मुझे लेकर आगे आई कि मैं इस तरह का काम करना चाहता था। तो फिर जब अंदर जो एक खुशी आई ना, वो उस 1.5 लाख और 2 लाख और 2.5 लाख से बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये तो रूल है ना, अगर आप ऐसा काम करके जाए, सदका जारिया आपका आपका खत्म हो जाए, ये बॉडी खत्म हो जाए, लेकिन आपका नाम बाकी है। और अल्लाह ताला पे हमारा ये तवक्कल होना चाहिए कि रोजी रिस्क का वादा उसने किया है। रास्ता हमने चुनना है, हराम का चुने या हलाल का चुने। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि इंसान को रिस्क तो मिलना है, जितना भी उसके नसीब में लिखा है, लेकिन रास्ता हमें ही चुनना है। ये सूरह नजम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जो रास्ता वो
खुद चूज करता है, कोशिश करता है ठीक हो जिस रास्ते पे। चोर को भी तो मिलता है ना। बिल्कुल असल में हम क्या करते हैं कि असबाब के पीछे पड़ते हैं, असबाब जी। बनाने वाले के पीछे नहीं होते। बिल्कुल ऐसा है, ये बिल्कुल होता है ना। ऐसा अच्छा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स हमेशा बच्चों को बहुत ही डरावने सब्जेक्ट लगते हैं, जी। तो आप क्या कहते हैं, किस तरह इजी करते हैं उनको? जो ट्रिक्स मैंने पढ़ने के लिए इस्तेमाल की ना, हाँ। जैसे मुझे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैं इसमें हमेशा फंस जाता था। अच्छा। मैंने क्या किया, हाँ मैंने देखा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ रहा है, हाँ। मैंने जनाब साइन का नाम रख दिया पागल है। अच्छा। हे से परपेंडिकुलर, हे से हाइपोटेन्यूज, और कोस बुद्धू है और टेन पक्का बुद्धू। टेन पक्का बुद्धू है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, खुद ठीक हो गया। कौन सा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ पक्का बुद्धू। पक्का बुद्धू, सही। तो मैंने बचपन में ये ट्रिक्स अपनाई जहन के अच्छा, अंदर। ये एक्रेमेंट्स क्रिएट करते हैं ना आप ठीक है, लोग। जी 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 चले, जी। सही। फिर मैंने कहा कि यार बच्चों पे अप्लाई करके देखें, हाँ, किया तो जनाब वो तो धूम मच गई। बच्चों ने बोला सर इससे तो आसान कुछ हो ही नहीं हो सकता। ही नहीं सकता। कहानियां बना दी, जैसे मैटर की 3 फॉर्म्स थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हाँ, अब मैं तो- छोटा था ना मैं, हाँ, तो कैसे बना? मुझे इसमें सॉलिड में मुझे गांव की फैमिली नजर आती थी, कंजस्टेड लोग मिल के रह रहे हैं, हाँ। मोहब्बतें बहुत ज्यादा हैं, हाँ। इधर उधर नहीं जा रहे। एक दूसरे लिक्विड का तो में चिपक मुझे शहर के मियाँ बीवी नजर आते थे कि थोड़ी सी मोहब्बत कम है, आ जा भी रहे, घूम फिर भी रहे। और गैस में मुझे फॉरेन की अमेरिकन मियाँ बीवी नजर आते थे, कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, मोहब्बतें कम है, फोर्स ऑफ हाँ। अट्रैक्शन कम है। तो वो इधर चीजें उधर घूमती घूम थी, रहे हैं। वो मैं बच्चों को बताना शुरू किया। बच्चों ने बोला सर ये तो अब हमें कभी भी नहीं भूलेगी। ये कभी नहीं भूलेंगे, ये वैसे मैं भी नहीं भूलूंगा कभी। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा फिजिक्स टीचर के साथ ऐसा फनी इंटरव्यू करूंगा, जी। मुझे एक्सपेक्टेशन अब नहीं था। हाँ मैं बचपन में खेलते थे ना, वो एक इतना बड़ा एक वो होता था, उसमें बॉल रख के फूंक मारते थे, हाँ हाँ उड़ती थी वो। हाँ तो बाद में पता चला ये तो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है बर्नौली प्रिंसिपल में। अब हाँ। मेरा बच्चा, मेरे पास वो ड्रायर है, हेयर ड्रायर, हाँ। मैं उसके बॉल रख के उसके ऊपर ऐसे उड़ाता रहता हूँ। मैं फिर अपने बच्चों से पूछता रहा नहीं कौन सा प्रिंसिपल है, बोलते अब्बा बर्नौली प्रिंसिपल है। हाँ। हालांकि बर्नौली प्रिंसिपल फर्स्ट क्लास में, हाँ। मेरा 4 साल का बच्चा वो जानता वो है जानता कि ये है। बर्नौली प्रिंसिपल है। सही। मैं 2 कागज को ऐसे रख के फूंक मारता हूँ तो वो ऐसे करके चिपक जाते हैं। मैंने बेटा ये क्यों हो रहा है, बोला अब्बा ये बर्नौली प्रिंसिपल है। हाँ। फिर मैं पूछता हूँ क्यों, कहता अब्बा बीच में आपने हवा ज्यादा कर दी है ना, तो हाँ। रफ्तार कम हो गई है, कम हो वो गई। प्रेशर कम हो गया, तो बाहर का प्रेशर इसको ऐसे मिला रहा है। हम्म। तो वो उसको इस तरह की बातें पता है। एक चीज और है, हमारे यहाँ पर ना मैथमेटिक्स बच्चों का कमजोर क्यों है, जो मैंने अपने हाँ, हाँ। 15-20 साल के तजर्बे से हासिल देखा है, किया। हाँ वो ये है कि हम बच्चों को ना टेबल्स जो हैं वो इंग्लिश में याद कराने की कोशिश करते हैं। हाँ। हालांकि सरफराज आप सिंधी स्पीकिंग है, भाई मैं मुझे तो उर्दू सिंधी में speaking याद है, आपको याद है, मुझे हाँ। याद है, लेकिन आज के लोग बच्चों को याद नहीं है। इंग्लिश में नहीं याद अगर होता ये पहाड़े या हाँ। खोड़े हाँ, या हाँ। टेबल्स को अपनी मादरी जबान में याद कर दिए जाए ना, मैं कहता हूं कि 75% बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा। ना। बहैसियत इंग्लिश टीचर में आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बिल्कुल हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया है। सही, ठीक है, सब्जेक्ट का एक अलग से रुझान है। अंग्रेजी जो हमें बुक्स मिली है ना, वो अंग्रेज खुद हैं। ठीक है, हमें वही चीजें फिजिक्स हम अप्लाई वैसे भी तो करते हैं ना जी, अपनी जी। जनरल लाइफ में। ठीक ठीक, तो फिजिक्स मैथमेटिक्स तो सारी चीजें जो भी मेजरमेंट होती है, चाहे आप कोई चीज खरीदने जाएं जी, तो जी। आप क्या इंग्लिश में बोलते हैं कि भाई इतने आपके पैसे बचे, इतने आपके पैसे आसानी। बचे। हाँ हम आसानी ढूंढते हैं हाँ कि हमारी कम्युनिकेशन आसानी से। हाँ। आप देखें, मेरा भी कई कंट्रीज में जाना हुआ है, वहां पर अगर वो इंग्लिश लोग होते हैं ना, आप उनसे बात करें कि भाई आपने कहना है कि भाई वेयर इज द म्यूजियम, तो वो सिर्फ ऐसे नहीं बोलेंगे म्यूजियम इज ओवर दियर, ऐसे नहीं, वो बताते हैं म्यूजियम इज ओवर दियर, हाँ ऐसे। हाँ। उनको मतलब भी नहीं आती वो ना, आती भी है तो वो बॉडी लैंग्वेज वो चाहते हैं आसानी से सामने वाले, उन्हें पता है कि समझा मैं यहाँ का जाए। नहीं हूँ, मैं हाँ मैं बाहर से आया हूँ, मैं उर्दू हूँ या मैं कोई हाँ दूसरी जबान का हूँ, लेकिन वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं हाँ, ताकि आसानी से बात समझ में आ जाए। बात समझ तो में। लैंग्वेज तो है ही इसलिए ताकि हम एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स को आसानी से समझा सकें। एक बंदा गया स्पीच सुनने ना, तो बाद में आया तो कैसी रही स्पीच, तो उससे पूछा दोस्तों ने, तो वो भाई इतनी जबरदस्त स्पीच थी, एक लफ्ज समझ में नहीं आया। ये कौन सी इंग्लिश हुई भाई जो आपको समझ में ही नहीं आई? इससे बेहतर था आप अपनी लैंग्वेज में बोल देते, जी, जी। उर्दू बोल देते, सिंधी ठीक, बोल ठीक। देते या कुछ भी। सही। अच्छा, हमारे यहाँ जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स या कोई भी साइंस टीचर है, ठीक है, उनमें जो मुझे फ्लॉ नज़र आता है या लैक नज़र आती है, जो कमी है, वो ये है कि वो सिर्फ थ्योरी तक जो है ना महदूद है, प्रैक्टिकल काम हमारे पास नहीं होता। मुझे बताएं कि कौन से कितने बच्चे लाइब्रेरी में लेबॉर्ट्री में गए होंगे, कितने बच्चे जो है उन्होंने वो प्रिज्म देखा होगा, कितने बच्चों ने सिंपल पेंडुलम देखा होगा, कितने बच्चों ने इस तरह की कोई और चीज़ देखी होगी। आप क्या करते हैं इस सिलसिले में? हमारे यहाँ वाकई ही वसाइल की कमी है, और स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में तो आपको फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में ये भी चीजें नहीं मिलेंगी। हमारे जो गली गली हाँ के हाँ स्कूल खुले हुए हैं, हाँ, अच्छा इत्तेफाक की कुछ बात भी है नहीं। कि मेरा खुद का इंटरेक्शन भी बहुत कम रहा इन चीज़ों से, हम्म, क्योंकि मैं खुद एक आम प्राइवेट स्कूल से हम लोग पास आउट हुए या गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, तो उस जमाने में ये चीज़ें नहीं होती थी, हम्म, तो प्रैक्टिकल वर्क वाकई हमारा बड़ा कमजोर रहा। लेकिन
ये जो नया मुआशरा आया जिसमें यूट्यूब जो आ चुका है, तो यूट्यूब पर इतनी जबरदस्त और इतना आसान चीजें कर दी हैं, एनिमेशन मूवीज आ गई हैं, और तो क्या है कि प्रैक्टिकल का काम वहां पर भी हो जाता है, लेकिन फिर वो बात आती है कि बच्चा अपने हाथ से करे, तो वहां पर हम लोग अभी थोड़ा सा पीछे हैं। सर कोई स्टूडेंट का मेमोरेबल सक्सेस स्टोरी आपको याद होगा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आपको, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर को प्राउड फील कराते हैं कि भाई हाँ ये यहाँ तक पहुंच गया है, हम खुशी महसूस करते थे। आप अपना एक्सपीरियंस। एक स्टूडेंट था मेरा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। क्यों? वो क्या बना? सुने ना, अभी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट तो नहीं बना ना? नहीं, वो भी देख रहा होगा। तो इस तरह होता है ना कि मेरे काफी बच्चे डी ग्रेड ना हो जाए इसकी वजह से, स्टूडेंट्स काफी सारे होते हैं ना, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं, तो मोटिवेशन भी तो हो सकती है। ठीक है, मैं नाम लूंगा, आखिर में मैं नाम लूंगा। चले, वो स्टूडेंट मैट्रिक क्लास में मेरे पास आया तो इंतहाई किस्म का कोई वो मतलब मजाहिया टाइप का सा था, पढ़ने में नहीं था रुझान उसका बिल्कुल भी। तो वो किसी और स्कूल का था और वो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आता था, और वो क्या करता, बाकी बच्चों को बातों में लगाए रखता था, कुछ नहीं पढ़ता था, जीरो पे बिल्कुल। ऐसे होते हैं बच्चे। अब ऐसा हुआ कि एक महीने मैंने उससे फीस ली, एडवांस में फीस ले लेता था, 1000 रुपए जो फीस थी भाई मैंने ले ली, वो बैठ गया पूरा महीना उसको पढ़ना है। मैंने ऑब्जर्व किया तो उस बच्चे ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। अगले महीने वो फिर दोबारा फीस लेकर आया, मैंने बेटा मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। बोला सर क्यों, क्या हो गया? मैंने बेटा आपने तो मुझसे महीने में कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं किस चीज के पैसे लूंगा आपसे, पिछला महीना मेरा चला गया, ये 1000 रुपए तो मेरे ऊपर भारी है आपके। तो मैंने कहा, कहता सर मैं, आप क्या मुझे निकालना चाह रहे हैं? मैंने कहा मैं आपको नहीं निकालना चाह रहा, आप बैठे और आप जो कर रहे हैं आप ही करते रहे, मैं पैसे नहीं लूंगा पर इस पे, आप भले हंसाएं, और अगर मेरे अंदर कुछ गट्स होंगे तो मैं बच्चों को अपनी लेक्चर की तरफ अट्रैक्ट जरूर करूंगा। तो उसके ऊपर मेरी बात का बड़ा असर हुआ। उसने बोला सर ये आप पैसे लें और मैं वादा करता हूँ मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा। उस बच्चे ने ऐसा पढ़ के दिखाया कि उसने जबरदस्त किस्म की मैट्रिक क्लास पढ़ी, फर्स्ट ईयर, इंटर, उसके बाद वो बच्चे ने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया में वो आगे उसने मजीद अपनी तालीम हासिल की, वहाँ पे उसने जॉब की, और उसके बाद उसकी मेरे पास कॉल आई कि सर मैं इतना इतना कमा रहा हूँ यहाँ पे ऐसे वैसे, और सर मैं आपकी कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा मैं इस तरह किसी से पैसे नहीं लेता, ना मैं किसी की कोई चीज खाता हूँ बच्चों की, जैसे होता है ना बच्चे चिप्स ले आए तो खा ली, नहीं मुझे पसंद नहीं है सब। एक गरीब बेवा थी, उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया था, और एक उनके साथ जवान बच्ची किराए पे रहते थे वो लोग। मैंने कहा बेटा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उस बच्ची के लिए कर लें। उनका मैंने अकाउंट नंबर उनको दिया उसको, और वो हर महीने उसको फिर इनकम देने लगा, और इस तरह से उनका घर चलने लगा। तो वो बच्चा जो है, मैं उससे बड़ा मुतासिर हूँ, और उस बच्चे का नाम एहसन नवाज था। अच्छा चले, तो ये मोटिवेशन हो गई ना, मतलब तो एहसन नवाज अगर आप सुन रहे हो तो मैं आपसे बड़ा मुतासिर हुआ था। तो देखिए हर अपने लिए हर कोई सारी चीजें सारे कर सकते हैं, बताएं इनको। बिल्कुल हर कोई अपने लिए, तो देखो अपने लिए सब पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ूंगा अपनी अम्मी के लिए, अपनी अम्मी को हज कराऊंगा, अब्बू को हज कराऊंगा, वैसे सोचते हैं ना। आप ये सोच के पढ़ें कि जब मैं पढ़ जाऊंगा मुझे कुछ मिलेगा तो मैं उसमें से गरीबों के लिए भी कुछ करूंगा, अपने उस्ताद को भी जरूर याद रखूंगा। हो सकता है मेरा उस्ताद उस वक्त बहुत गरीब हो, मैं तो नहीं अपनी बात कर रहा, लेकिन काफी ऐसे असातिज़ा कराम होते हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है और उनका चूल्हा इस तरह से बुझने लगता है। लेकिन हमारे यहाँ, ये मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ, हमारे यहाँ आजकल की जो एकेडमीज चलती हैं जनरली, तो वहाँ पर पता है क्या होता है, हमारे पास रेशो, कितना ज्यादा रेशो आया है, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें फीस मिलती है, हमारे टीचर्स लाखों कमा रहे हैं। ऐसे टीचर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? उनको टीचर कहा जाए? वो डरे हुए हैं, असल में वो डरे हुए हैं। देखिए मेरे सेंटर में कोई बोर्ड नहीं है, मैंने आज तक कोई बोर्ड नहीं लगाया, अकेडमी ये वो कुछ भी नहीं लगाया मैंने। बच्चे पूछे सर राहिल कमर के घर जाना है, सर राहिल के जाना है, सर राहिल के जाना है, महल्ले वाले भी सर राहिल के बता देते, ठीक है। मेरे सेंटर में कुछ पाबंदियां हैं कि आपको क्लास में चप्पल उतार के आना है। अच्छा। बाहर कॉरिडोर में चप्पल उतारते थे, नंगे पांव आते। मैंने मकतब है, अदब करना है, लड़के लड़कियां आपस में बात नहीं कर सकते। सही बात, बिल्कुल सख्त पाबंदी है। कोई किसी भी तरीके की मखलूत पार्टी नहीं होगी कि केक आ गया है तो मिलके हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रीमें लगा रहे हैं, लड़के लड़कियां बातें कर रहे हैं, बिल्कुल पाबंदी है इस पर। लड़कियां बगैर बुर्के के नहीं आएंगी, बुर्का पहनकर आएंगी, और उन्होंने सर पे उनके दुपट्टा भी होगा। अब नेक करती हैं तो अच्छी बात है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर आप तो मदरसा खोल लें, आप इतनी हम पे सख्तियां करते हैं। ये क्या बात है? मतलब ऐसी जो बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे ऐसे कह के चले जाते हैं, ये सब पाबंदियां हैं। उसके बाद जो बच्चे आते हैं, मैं स्टेटस लगाता हूं कि बेटा कल से 9th क्लास स्टार्ट है, विद इन द 24 आवर मेरे पास 30 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है। इसलिए ही मैंने आपको इतनी दूर से बुलाया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये टीचर नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है। क्योंकि आजकल हम भी तो पढ़ाते हैं ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को ऐसे बिठा के जो है वो टीचर को कुछ पूछूं, क्योंकि उनके पास सब्जेक्ट के अलावा और कोई इल्म नहीं है, ठीक है। उनको ये है कि भाई
हमारे यहाँ ये रुझान है ना कि हम्म, भाई हमारे पास बच्चे इसलिए हैं, इस टीचर के पास बच्चे इसलिए हैं क्योंकि ये फ्री हैंड देता है लोगों को, बच्चों को, ठीक जी। है। उनमें लड़के लड़कियां दोस्तियां वगैरह ये हम्म, वो, हम्म, हम्म, और इनके पास इसलिए, तुम्हारे पास इसलिए क्यों नहीं आते क्योंकि तुम जो हो ना वो बहुत स्ट्रिक्ट हो, तुम बिल्कुल जो है ना ये पाबंदियां लगाते हो, या तो इसलिए तो भागेंगे बच्चे भाई, सही। इस तरह होता है, ठीक है। तो ये रुझान सही। आपने बहुत अच्छी बात की, और आई होप कि हमारे जो टीचर्स हजरात हैं उनको अगर ये बात समझ में आ जाए और वो इस पेशे की जो ताज़ीम है उसको समझें। सर अभी हम बात करते हैं अनारकली की, क्योंकि ये मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि अनारकली की वजह से हम मिले, लोग ये समझेंगे कि अनारकली कोई थी, लेकिन क्या था अनारकली, क्या था। और ये भी बताएं, क्योंकि अभी मेरा जो स्टूडेंट है वो मुझसे पूछ रहा था कि राहिल कमर को आप कैसे जानते हैं, मैंने कहा वो पॉडकास्ट में बताया जाएगा कैसे जानते हैं, ये इत्तेफाक से आप बताइए। ये उन Actually, दिनों की बात है। ऐसा है कि हमारे शहर टंडोलियार में एक दफा ऐसा रुझान आया था कि हर प्राइवेट स्कूल जो है ना वो अपना एक बाजार लगाता था, मीना बाजार के नाम से ऐसा चलता ना था। बाजार, कौन सा बाजार, मीना बाजार होता था, मीना का, बाजार के नाम से, भाई इधर भी लग रहा है उधर भी लग रहा है। हाँ। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था और प्राइवेट स्कूल, और जहां से मैं मतलब जिस स्कूल से मैं बड़ा कामयाब हुआ, एकम्स नाम है उसका स्कूल का, मैं उसका नाम इसलिए लूंगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उस स्कूल से ही बना। और वहाँ के जो ऑनर थे, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने मतलब मुझे बड़ी हौसला अफजाई की मेरी। तो वो कहते थे कि यार हमारे स्कूल का भी कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, इवेंट होना चाहिए, इवेंट होना चाहिए। अब वो ऐसा है कि भाई डेट आ गई कि भाई लगना है, बाजार लगना है ऐसे वैसे। तो पता चला, मैं कभी जाता नहीं उस तरह के, मैं बाजारों में नहीं जाता इस तरह से। पता नहीं, चला वो कि वहाँ पे बाजार दूसरी है। खाने पीने की चीजें मिलेंगी, और ये इसको मीना बाजार कहा जाता है। आप बाजार ना कहें ना, फेस्टिवल कहें, फेस्टिवल हाँ, के बाजार लिए थोड़ा अजीब पोर्ट लग रहा है। ग्रैंड पोर्ट ग्रैंड के पोर्ट अंदर ग्रैंड में की गया, तरह। तो वहां मैंने देखा कि भाई एक तरफ कॉन्सर्ट चल रहा था, हाँ, एक तरफ खाने पीने की चीजें थी। तो मैंने कहा चाहिए कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, अगर मैंने कहा कि चले हम मीना बाजार लगाते हैं, तो मैंने कहा फिर डिफरेंट क्या होगा, हम लोग हाईलाइट कैसे होंगे। एमबीए मैंने किया हुआ है, तो मार्केटिंग का थोड़ा मेरे दिमाग में चलता है कि मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं, कैसे लोगों के दिल में उतर सकते हैं, कैसे हम लोग सामने वालों की अटेंशन को पा सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई इसका नाम हम रखेंगे अनारकली बाजार, क्योंकि लाहौर के अंदर मशहूर है। वैसे भी और उसके बाद फिर भाई मैंने खोज की, मुझे उसके लिए एक सिंगर चाहिए था, मुझे एक रेडियो आरजे चाहिए था। तो आरजे के तौर पे फिर मैंने सर्च किया, तो सरफराज पे मेरे सामने आया, फिर मैं सरफराज से मेरी मुलाकात हुई, फिर नहीं इनसे सर्च मेरी किया तो आप मुझे उस वक्त फेसबुक का दौर था नहीं, ठीक ये 2014-13 की बात है, यस ऐसा ही है। तो मैंने देखा कि 13, हाँ जी 13 की, जी जी। तो मैंने देखा कि ये राहिल कमर है कोई साहब, और मुझे कह रहे हैं कि आप टंडवालार आ जाओ। मैंने कहा मैं कराची से कैसे टंडवालार आ सकता हूँ, मैं किसी को कैसे ट्रस्ट करूँ। तो फिर क्या हुआ, आपने मुझे कैसे ट्रस्ट दिलाया। मैंने फिर ऐसा किया कि मैं इनके पास गया पहले, हाँ, और मैंने इनसे जाके मुलाकात की, और वहां पर मेरे दोस्त भी थे, तो उनके पास मैंने स्टे किया। फिर हम सरफराज के पास आए, तो जब ये मुझसे मिले तो उसके बाद इनको शायद मेरी बातों से यकीन आ गया होगा, क्योंकि मैंने कहा अगर आप ईमानदार या आप सच्चे हैं ना, तो आपको ना ज्यादा दलाइल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कुछ खास दलाइल भी नहीं दिया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हम लोग प्रोग्राम करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि कामयाब प्रोग्राम हो, इसमें कुछ डिफरेंट हो। तो फिर हमने इनका नाम बड़ा उजागर किया कि भाई हमारे पास आरजे भी आ रहा है, और उसका कॉन्सर्ट होगा, और बच्चे बड़े मुतासिर हुए। क्योंकि देखें, आपने बाजार में बच्चों को एंटर कर लिया, जनाब फेस्टिवल बोल रहे, चले ठीक है, अब वो समोसे बिक रहे हैं, दही बड़े बिक रहे हैं, हर बच्चे के पास तो पैसे नहीं होते इतने सही। लेकिन अगर वो आके सीट पर बैठकर लाइव गाने सुन ले, लाइव प्रोग्राम्स देख ले, गेम्स वगैरह देख ले, तो उसमें ये है कि उसके पैसे भी वसूल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये था कि गरीब बच्चों का फायदा हो, गरीब बच्चों वो भी इंटरटेन हो सके। तो उसका फिर ये हुआ कि लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था, गेम्स वगैरह थे, और बच्चे बड़े ही ज्यादा क्या कहते हैं वहाँ पे लुत्फ अंदोज हुए। हम भी मजा आया, आप खुद भी बड़े लुत्फ अंदोज हुए, आपको मैंने ड्रिंक पिलाई थी, बड़े मजेदार। मैं आपकी वजह से टंडवालार पहली बार तो कोई आपको टंडवालार के लोग कैसे लगे फिर, क्या उन्होंने आपको धोखा वगैरह दिया? में एक ही शख्स अच्छा लगा, राहिल कमर, शुक्रिया। और उसके साथ जो दो दोस्त थे आपके, एक दोस्त था आपका नाम जो हमेशा आपके साथ रहता है, जिब्रान था, जुड़वा आपका, वो भी फिजिक्स नदीम अब्बासी, हाँ वो हमेशा आपके साथ रहता है, और दूसरा भी है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, और मेरा मतलब सब्जेक्ट भी हमारा सेम है, लेकिन हमें सब्जेक्ट्स की वजह से नहीं, हम वैसे ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो मैंने ये देखा कि ये बाबर भाई, हाँ बाबर, उनका नाम लेना मैं लाज़मी समझूंगा, और जिब्रान मेरा दोस्त कराची वाला, जिब्रान, हाँ उसके साथ फिर उसके साथ तो फिर मैं कराची में भी माशाल्लाह बड़ा वो था। अच्छा, आपने बहुत सारी कंट्रीज विजिट की हैं, तो वो क्या स्पॉन्सर्स थी या आपका शौक था या कोई जरूरत थी? जी, असल में क्या है कि मुझे, आपने शुरू में मुझसे पूछा था कि राहिल के मायने क्या है, तो मैंने कहा कि इब्रानी जबान में इसको मुसाफिर को कहा जाता है।
तो मुझे घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक है, अच्छा, सयाहत का बड़ा शौक है, बहुत ज्यादा। सही। तो जब इनकम अच्छी हुई मेरी, तो ये पाकिस्तान के जो हैं, नारायण कागान और ये नॉर्दर्न ये एरिया सारे में घूम लिए। मैंने कहा कि नहीं यार, अब बाहर मुल्क जाना चाहिए। सही। तो फिर मैंने मलाइशिया जो मैं गया था, वहाँ पे मैं स्पेशली एक चाइल्ड साइकोलॉजी का एक छोटा सा वर्कशॉप थी, अच्छा। वो मैंने अटेंड करनी थी। उसमें ये बताना था कि बच्चा, आज का बच्चा सोचता क्या है, इसकी एक थीम रखी गई थी, तो वो भी अटेंड करनी थी। उसमें मैंने अप्लाई किया था। दूसरा, मुझे घूमने फिरने का शौक था, तो फिर उस लिए मैं मलाइशिया गया। अच्छा। तो मलाइशिया जाके मुझे मेरा थोड़ा सा दिल खुला। हाँ। पाकिस्तान से पहली दफा मैं अकेला निकला, बाहर तनो तना, निकला, और मैंने हाँ। घर पे बता के आया था कि पूरा ग्रुप है, कोई नहीं था, मैं अकेला था। अच्छा। यहाँ से गया, वहां जाके मैंने ज्वाइन किया। वैसे परमिशन नहीं थी क्या अकेले? मतलब मैं एक होता है ना कि भाई मैं तो अकेले कैसे जा यूनिवर्सिटी रहे वगैरह हैं? कितना दूर, कैसे, कहाँ जा रहे हो आप? हाँ, अकेले तो कभी हम लोग बाहर मुल्क तो दूर की बात है, हम लोग कराची शहर जाए नहीं तो 10 गए। सवाल होते हैं कि आप कैसे जा रहे हो कराची, सही क्या बात, वजह है, सही बात। आपका कोई लेना देना नहीं हुआ, ऐसा कोई खास कोई टेस्ट वगैरह होता तो बता देते हैं। तो फिर क्या हुआ कि मैं मलाइशिया चला गया अकेला, घूमा फिरा ये वो। मुझे उम्रा करने का बड़ा शौक था कि मैं अच्छा, हज पे या उम्रा पे जाऊँ। हज पे मैंने 3-4 दफा अप्लाई किया, मेरा हो नहीं सका। सही। तो मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा, तो उसको हज मैंने के। फिर गिफ्ट ये दिया कि हम दोनों उम्रा पे गए अच्छा। और हम उम्रा वगैरह करके आए। फिर उसके बाद ये है कि दुबई वगैरह देखा थोड़ा, फिर मैं आज़रबाईजान चला गया। अच्छा, ये क्यों आज़रबाईजानी ही क्यों? आज़रबाईजान इसलिए कि वहां पर एक तो ना वीजा जल्दी लग जाता था, अच्छा। वहाँ पे पेपर वीजा होता है इस तरह का अच्छा, ना। अच्छा, अच्छा। और सुना है कि अगर आप लंदन नहीं देख सकते ना, तो फिर आप आज़रबाईजान का बाकू देख कर आ जाए, क्यों? क्योंकि वैसी ही लोकेशंस हैं। वो मुझे पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं, हाँ, हाँ। आसार अंग्रेजों कदीमा, को जो लोक विरसा, एंशिएंट बिल्डिंग्स जो हैं, आर्कियोलॉजी से बड़ी मुझे हाँ, दिलचस्पी है ना, थोड़ा 16th सा। सेंचुरी वाली। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हाँ। तो वो वहाँ पर सब कुछ वैसा। अच्छा। हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती ये, स्पेशली हमारे सिंध की, कि हमारे पास जो पुरानी बिल्डिंग्स है ना, जो इमारत वगैरह है, हम उनकी हिफाजत नहीं करते। सही बात। स्पेशली पंजाब इसमें बड़ी हिफाजत कर रहा है ना हाँ। उसकी। तो फिर वो चीजें देखने के लिए हमें दूसरी जगहों पे जाना पड़ता है, वरना जाना। हमारे यहाँ पे कम नहीं है। भाई हमारे यहाँ आप पे लाहौर देखें, कराची देखें, कराची बहुत सारी देखें और अंग्रेजों की हैदराबाद बेटी देखें बनी आप, हुई है। और हमारे मतलब आम छोटे मोटे शहरों में भी मुख्य महल देखें आप जाके। हाँ, लेकिन क्या है कि हिफाजत नहीं है। हिफाजत नहीं है उस तरीके से। हम्म। तो एक उस्ताद को घूमना फिरना चाहिए, ताकि हाँ। लेक्चर के अंदर जब वो लगे ना कि लेक्चर अब फीका होता जा रहा है, तो फीका। कलर्स डालने के लिए अपनी हाँ। सयाहत को शुरू कर दे कि हाँ। भाई हमने वहां पे ये चीज देखी थी, हमने ऐसे किया था। हाँ। तो बच्चे बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं। दिलचस्पी से सुनते आपका अगर एक ही रिदम है ना बताने का, एक ही टून में आप बात करे जा रहे हो कि हम ये पढ़ा रहे हैं, हम ऐसे 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 ऐसे, बच्चा बोर हो जाएगा, ये बच्चा 5 मशीन मिनट बाद गिर होता है। जाएगा। हाँ। आप में उतार चढ़ाव होना चाहिए, लफ्जों का चुनाव अच्छा होना चाहिए, फिर उसमें आपके पास वाकयात और किस्से भी होने चाहिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना सरफराज, और बच्चा बोर हो रहा है, हाँ। तो फिर आप बहुत बड़े मुजरिम हैं। मैथमेटिक्स इसलिए कलरफुल है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, देखिए हमको चीज पढ़ा, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुझे मैं आपसे इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुझे इंग्लिश आई या नहीं आई, लेकिन आप मुझे अगर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो और मैंने हल करा और मेरा पीछे जवाब आ गया, तो समझो मुझे मैथ आ गया। हमारे यहाँ रुझान है, एक टैग दिया जाता है कि भाई फिजिक्स और मैथमेटिक्स से है जो मर्दाना सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जनाना है। तो मैंने कहा फिर इंग्लिश क्या है, वो तो फिर इन दोनों में से नहीं है, बीच वाली जिन्स हो गई। तो हर इंसान के अंदर एक अलग उसका कलर है, एक अलग उसकी खुशबू है। हम उस खुशबू को, हमें तो नहीं आ रही होती ना खुशबू, हम सामने वाली खुशबू से ललचा रहे होते हैं कि काश मेरे पास ये होता, लेकिन हम लोग नाउमीद हो रहे हैं क्योंकि हम सामने वाले को देख रहे हैं। नाउमीद भी नहीं हो रही, इसको उनको नाशुक्री कहते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है। नाशुक्री। आप देखें ना, हर तीसरा बंदा आपको ना नफ्सियाती या थोड़ा डिप्रेशन में मिलेगा। हाँ। वो डिप्रेशन नहीं है, सब डिप्रेशन में नहीं है, वो एहसास कमतरी में है, कि वो अपनी सलाहियत क्यों नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका जो रुझान रहा है शायरी की तरफ भी रहा है, तो ये जैसे आपको टीचिंग मिला अपने बाप दादा से, नाना से, ठीक है, लेकिन शायर आपकी फैमिली में कोई रहा है क्या? आपको मेरे वालिद साहब है ना, वो उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, मुताल्ले का बहुत शौक था। अच्छा। तो मुताल्ले की उनकी जो मैंने डायरीज वगैरह देखी, तो उसमें मुझे कुछ नज़में भी मिली, कुछ शेर मिले छोटे छोटे से। किसके? आपके वालिद साहब के? वालिद साहब तो अपनी बातें लिखते थे, हाँ। बड़ी फलसफियाना गुफ्तगू भी लिखते थे वो। अच्छा। वो हम जो अपने अब्बू को पहचाना ना मैंने, हाँ। क्योंकि मैं तो 10 साल का था जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ। हमने जो अपने अब्बू को पहचाना ना, वो हमने डायरीज से पहचाना। अच्छा। कि वो क्या सोचते हैं, हाँ। वो क्या करते थे। तो जब उनको पढ़ा, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मुझसे बड़ा मुतासिर रहा। सही। तो फिर ये है कि थोड़ा थोड़ा नज़मों का थोड़ा शोर, और जब आप फर्स्ट इंटर में होते हैं ना, तो उस जमाने में मोबाइल तो नहीं था, तो किताबों में जो पीछे गजलें नहीं होती थी, दयारे गैर से काश तुझे आवाज देते, तू चल आ भी जाता तो क्या करते, इस तरह करके, और कतील शाफी और ये मुख्तलिफ जो शायर हैं, तो इनको मैं सुनता था और पढ़ता था। तो वहां से फिर थोड़ा सा शौक पैदा हुआ, इंस्पिरेशन मिली, फिर छोटी छोटी से अपनी नज़में भी लिख लेता था। अच्छा। तो यहाँ से भी थोड़ा सा। अच्छा, पहली जो नज़म है आपको याद है कोई लिखी हो, पहली वाली? और
जो भी आपको बहुत पसंद है। एक नज्म मैंने लिखी थी, अपने एक क्लास फेलो के लिए लिखी थी, उसने मेरी असाइनमेंट बना के दी थी। अच्छा। और वो मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था। हम्म, एक खातून थी, हम्म, तो न जाने कौन से पहलू से तेरा चेहरा शफक लगता है, कभी गुले लाला कभी गुलजार लगता है, बहुत देखे हैं गुलसूर हमने, हंसी हमने जबी हमने, नहीं देखा तो बस हमने, वफा का वो अंबार लगता है। ये मैंने खुद लिखी थी। अच्छा। और मैंने किसी अब शायद मेरी बेगम भी देखेगी तो मतलब वो नाराज ना हो जाएगी। नहीं तो नहीं, पुरानी बात है ना, ये बहुत पुरानी बात है, ये स्कूल की बात है, यूनिवर्सिटी हम में तो जब मैं श्योर भी था। नहीं थे। हाँ और वो भी किसी की बेगम बन चुकी हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर। अभी लेकिन वो बेगम है ना, मतलब गम से खाली हाँ है बिल्कुल, ऐसा। हाँ बेगम ही है। खवातीन अक्सर बेगम ही होती हैं। बेगम ही होते हैं, हमें ही असल हम में नहीं हम गमज़दा हम ही होते होते हैं। तो वो जी। मैंने सबसे पहले लिखी थी। अच्छा, अभी जो आप कुछ ऐसे ऑडियंस को सुनाए मैं जो थोड़ा कि सा बच्चों को ना, अक्सर बच्चे जब बोर हो हाँ रहे हाँ होते हैं हाँ, तो क्या सुनाते हैं? एक फिजिक्स और फिजिक्स और साइंस से रिलेटेड कुछ छोटी सी नज्म है, वो सुनाना चाहूंगा। ये साइंसी नज़म हो गई मतलब। साइंसी नज्म है ये। बच्चों के सामने इश्कियाना और मोहब्बत वाली नज्में सुनाना मुझे हया आती है कि मेरे बच्चे सामने बैठे हैं, मुझे शर्म आती है इस तरह की लेकिन नज़में हमें सुनाना। सिखाना भी नहीं चाहिए नहीं, ऐसी चीजें। अच्छी चीज भी नहीं है हाँ, मेरी नजर में, अच्छी चीज हाँ। नहीं है। थोड़ा बड़ा हो गया हूँ तो सोबर भी हो नहीं, गया हूँ। आपकी नजर में नहीं, वैसे ही अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज नहीं, हम उससे रोक भी रहे ना बच्चों को। हाँ हाँ, तो मैं बच्चों को साइंस के ऊपर एक छोटी सी नज्म सुनाता हूँ, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, सर ये दोबारा सुनाए दोबारा सुनाए, इस तरह से। चले हो जाए साइंसी नज़म राहिल कमर के। और ये किसी और शायर की है भाई, मैं सुना रहा हूँ, थोड़ी सी मैं जसारत कर रहा हूँ सुनाने ठीक। के लिए। जहां में इस्तराब है, जहां में इस्तराब है, नहीं नहीं जहां ही इस्तराब है, हजार हा कवा कुबू नुजूम हाय के कशा से एट मो की कोख तक, मदार दर मदार हर वजूद बेकरार है, ये मैं हो माँ हो मुश्तरी से हर इलेक्ट्रॉन तक, ये घूम घूम झूमने में जिस तरह का रक्स है, मुझे समझ में आ गया जहान तेरा अक्स है, जहान तेरा अक्स है, वो अक्स जो जगह जगह कदम कदम रिधम पे है, जहान एन सुर में है, जहान एन सम में है, जहान तरन्नुमों की लिस्ट में से इंतखाब है, जहां में इस्तराब है, नहीं नहीं जहां ही इस्तराब है। अच्छा, आप रेडियो की तरफ भी वो थोड़ा सा रुझान रखते थे, क्यों? जी, अबू जो थे ना, उन्होंने भी थोड़ा बहुत रेडियो में काम किया, अच्छा, तो शायद वहीं से मुझे जरासीम आए मेरे अंदर तो भी। आपको भी ये शौक हुआ? हाँ, मुझे एक रेडियो में दफा शौक आपको था। याद है हम रेडियो पे रेडियो भी पे, गए हाँ थे। ठीक। अच्छा, फिर रेडियो से फिर यूट्यूब पर भी जो आया मैं, हाँ तो वो एक जो फ्लुएंसी थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे हाँ चैनल फिजिक्स दुनिया बताएं को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन बासानी आप तक पहुंच सके। हाँ, आज हमारा जो नया टॉपिक है वो फला फला है, तो ये जो है ना इस तरह। इस तरह और रेडियो अस्सलाम पे वालेकुम, दिस इज राहिल कमर और यू आर लिसनिंग हाँ द 101। और आज हम आपके लिए जो ट्रैक लेकर आए वो सबसे पहले मैं डेडिकेट करना चाहूँ सरफराज को। ये जो जल्दी बोलना होता है, ये रेडियो बड़ा, तो रेडियो। ये मुझे बड़ा मुतासिर करता था। अच्छा, क्यों? और आपसे मैं बड़ा मुतासिर था। आपके मैंने सारे आपका एक लाइव प्रोग्राम मैंने देखा था, आपको याद हो, रेडियो में आया कौन था। सा? हाँ हाँ, और हम लोग साथ रेडियो चले पे थे। मैं इनका प्रोग्राम देखा था, और मैं मतलब रेडियो पाकिस्तान से मुझे बड़ा लगाव था। लगा। तो लेकिन रेडियो पाकिस्तान से हमने भी बहुत कुछ सीखा। हमने जी, जो ये जो तमीज है ना, वो रेडियो पाकिस्तान से सीखी, बिल्कुल बाकी बिल्कुल, हाँ। प्राइवेट ने तो सत्यानाश कर लिया था। ऐसा ही है। अच्छा, नए जो लड़के आते हैं फर्स्ट ईयर इंटर, जिनको पढ़ाने का क्रेज है, तो जी, उनके जी। लिए कोई सजेशन देंगे? क्या करना चाहिए उनको, क्या कैसे स्टार्ट करना चाहिए? सरफराज, जो नए लड़के आ रहे हैं ना, मुझे लगता है वो हमसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। अगर आपको अपडेट होना है ना, तो आप जवानों में बैठे। हमसे बहुत आगे हम लोग हैं। है ना, हम लोग कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा हैं। हाँ हमारे अंदर हर वक्त रेडिएशंस निकलती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, और जितना जो जवान लोग होंगे उनमें ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज निकलेंगी। सही। आप उनके साथ बैठे, आपको नए नए आइडियाज आपके सामने आएंगे। अक्सर क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के ऐसे थे कि जो मैं अपने तरीके से कराता था, लेकिन मैं बच्चे कहते सर हमने ऐसे किया, ऐसे सही है। तो मैं देखता, मैंने कहा यार ये तरीका तो मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है। भले पता भाई किसने पढ़ाया, सर वो हमारी एक नई मिस आई है उन्होंने पढ़ाया। अरे मैंने कहा बेटा ये तो कमाल कर दिया है। सही। तो वो तरीका मैं फॉलो कर लेता था। जहां से जो चीज आसान मिली कि यार इससे बच्चे को ज्यादा समझ में आ रहा है, तो उसको फॉलो करके चलता था मैं। या ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग थोड़े से इतने टेक्नोलॉजिकल फ्रीक नहीं थे, ये ज्यादा ये लोग हैं। ज्यादा हैं। हाँ, तो मैं तो इनसे बहुत मुतासिर हूँ। हाँ। और ये इंशाल्लाह हम आने वाले दौर में हम आगे से आगे ही जा रहे हैं एजुकेशन के अंदर। और ये लोग अगर करना चाहे अच्छी बात तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन सकते हैं। करते नहीं है। ये क्या वजह है? जनरेशन जो आपकी 99% असल में अभी वो छोटे हैं, नहीं, छोटे मेच्योरिटी भी कम है। मेच्योरिटी कैसे आएगी? ये संजीदगी नहीं आती। संजीदगी देखें, हमें दो चीज लेकर आती है, एक हमारी उम्र और एक हमारे हालात। नहीं, हालात भी मैंने बहुत सारे लड़के देखे हैं जिनके हालात बहुत ही नीचे हैं, लेकिन उनमें पता नहीं किस तरह की वो चीज है कि भाई हमने कुछ नहीं करना, हमने तो पता नहीं बस ऐसे जादू होना है, चुटकी बजाते ही हर चीज सेट होना है। ऐसे नहीं, उनको कैसे समझाया जाए?
भाई उनको तो आप समझा तो नहीं सकते, आप उनको एहसास दिला सकते हैं, और एहसास उनको दिला सकते हैं, उनके हालात ही दिला सकते हैं। हम देखें ना, मैं आज आपसे कुछ बात कर रहा हूँ और मैं कोई मोटिवेशनल बात करूँ, तो मेरे जैसे हजारों लोगों ने मुझसे अच्छी यहाँ पे एक मोटिवेशनल हम्म, स्पीकर्स की क्या कहते हैं, आप वीडियोस देखें, आपको बहुत मोटिवेट होंगे। हमारी बातें असर नहीं कर सकती है। और दूसरा रुझान क्या है कि हमारी जो जनरेशन है ना, वो जल्दबाज बहुत है। इंसान तो वैसे ही शॉर्टकट जल्दबाज, ढूंढ शॉर्टकट हम्म, अभी मिलना है अदम मुझे। बर्दाश्त के शिकार है ना हम हाँ, लोग। अब सब्र नहीं है। ये देखे ना, जमाना बद से बदतरीन होता जाएगा। हाँ, आजकल के लोगों में बर्दाश्त बहुत कम है। बहुत कम। आप देखे ना, छोटी छोटी बातों में लड़ाइयां हो जाती हैं, 10 रुपए के ऊपर कत्ल हो गया हैदराबाद में, हाँ आपने हाँ। देखा होगा। और वो तो जनाब इसी तरह दोस्त ने दोस्त को मार दिया, घर बुला के उसने शेर के सामने डाल दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। छोटे हमारे अंदर ना बर्दाश्त खत्म हो गई है। हम फौरन चुगली पर, बुराई पर उतर आते हैं। ये आज के लोगों में ज्यादा हो गया। रैपिड हाँ, हम अब रिएक्शंस थोड़े जो बूढ़े हो गए तो शायद हम में ये चीजें हाँ कम है, हाँ हम बर्दाश्त कर लेते हैं चीजें। हाँ। मेरे उस्ताद थे जिनसे मैं फिजिक्स का शौक भी हुआ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, सर कादिर कुरैशी। हम्म, सर कादिर कुरैशी साहब, हम्म, तो वो बाजुकात मेरी बहुत सारी चीजों को बताते थे कि राहिल तुम यहाँ ठीक नहीं हो, तुम यार गलत कर रहे हो। तो मैं वो उनकी चीज को पॉजिटिव लेके चलता था, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, और उनका मेरे ऊपर बड़ा एहसान है। फिर उनका बेटा मेरे पास पढ़ने के लिए आया, और अब मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा उसके बेटे के पास पढ़े जाके। सही। लेकिन हम लोग आजकल की जनरेशन क्या है कि हम लोग आप देखें कि आपको किसी ने बताया कि आप गलत हैं, जी, आपने उसे एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया, किया, ठीक है। हाँ। लेकिन हमारी जनरेशन एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती है हम कैसे गलत हो सकते हैं, हम्म। गलत तो आप हैं जो हमें कह रहे हैं, सही, हम तो सही हैं। वो बदगुमान हो जाते हैं आपसे, हाँ हाँ। तो वो बदगुमानी का समझते हैं शिकार हो ये जाते तो हमारा बड़ा दुश्मन है हैं। जी जो जी जी, हमें कह रहा है कि भाई ये ना सही, करो, वो ना करो, ये गलत है, तो हाँ, ये इससे तो बदतरीन दुश्मन नहीं होगा कोई। सही। थैंक यू सो मच, एक्सपेक्टिंग यू अगेन इन फ्यूचर एज वेल फॉर समथिंग न्यू, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, और कुछ इंशाल्लाह। चेंज इंशाल्लाह आपकी तरफ से भी। नौजवानों के लिए 2 लाइनें बोल दें कि क्या करना चाहिए उनको, कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। वैसे तो मैं नौजवानों के हवाले से बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं ना, उसको खुलूस नियत से करें, अच्छा रास्ता चुनें, ईमानदारी वाला, और अपने आसपास के लोगों की भी हेल्प करें जो भी आप करते हैं। कोई ऐसा काम ना करें कि अगर जिसका लोगों को पता चले कि आप ये काम करते हैं, तो उस पर आपके वालिदैन शर्माएं, या आपके शहर वाले शर्माएं। और अच्छा काम करेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपका जरूर साथ देगा, और अल्लाह ताला तो साथ है हमारे ना, अल्लाह ताला साथ देता है। That's a very good advice, and see you in the next podcast.